सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, एक बाप है जो कि अपने बेटे के लिए 2 साल से इंसाफ मांग रहा है और मायूसी कह लें कि ज़ाहिरी बात है, बेटा है वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन इंसाफ का वो मुंतज़िर है वो बाप। और वो मायूसी की कैफियत है कैसी कि उसमें उस शख्स ने यहाँ तक कह दिया कि शायद वो आला अदलिया के सामने जाके खुद सोजी करने का भी सोच रहा है, यहाँ तक मजबूर हो चुका है। आज वो बाप इस्लामाबाद में मौजूद हैं और इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने उन्होंने एहतजाजी कैंप लगाया है। शाम को जाके, अभी जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं इस वक्त 10 बजे, कुछ देर पहले शाम को जाके मैंने उनसे गुफ्तगू की वहाँ पे। वो ज़रा गुफ्तगू मुलाहिज़ा कीजिएगा और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होती स्टूडियोज़ में। जी तो नाजरीन, मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ जहाँ पर फ़ाक़त तनौली साहब अपने बेटे के लिए इंसाफ लेने के लिए खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 2 साल हो गए हैं आप इंसाफ के मुंतज़िर हैं। इन 2 सालों में क्या क्या कुछ हुआ और किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा, किन किन मुश्किलात के मराहिल से आप गुज़रे? जी, मुश्किलात को देखा जाए तो मुश्किलात बंदा गिन के शायद मैं ना गिन सकूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किलात से मैं गुज़रा हूँ, लेकिन मैं अपना हौसला नहीं आ रहा। मैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा और अल्लाह की ज़ात पे यकीन रख के मैं माफिया के सामने खड़ा रहा। जी जी। और आपने बड़ा एक मायूसकुन, मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, आपने बड़ी मायूसकुन बात की कि आप शायद इस दुनिया से जाना चाहते हैं। आप खुदकुशी के हवाले से भी बात कर रहे थे, आप अपने को आग लगा लेंगे। इतनी मायूसी क्यों? देखें, मेरी दुनिया, मेरा बच्चा इतना इस उम्र में और इस जवानी में उसको इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया और फिर उसके कातिल भी गिरफ़्तार ना हो, तो फिर मेरा ज़िंदा रहने का कोई मकसद नहीं है। लेकिन उनके लिए इंसाफ के लिए तो आपका ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी नहीं है? तो इंसाफ के लिए मैं तो खड़ा हूँ इंसाफ के लिए, और मैं 2 साल से लड़ रहा हूँ इस माफिया से। मैं 2 साल से लड़ रहा हूँ और 2 साल से जो है ना मेरी सुनवाई नहीं हो रही। ये नहीं है कि मैं आज जो है ना ये यहाँ में प्रेस क्लब आया हूँ, मैं इससे पहले भी इस प्रेस क्लब में आया हूँ। इस प्रेस क्लब के अंदर बैठ के मेरा इंटरव्यू किया गया, लेकिन जैसे ही मैं बासर शाह मलिक शहजाद का नाम लेता था तो मीडिया वाले मेरी बात नहीं चलाते थे। जी। अच्छा, मीडिया वालों से भी आपको गिला है कि वो बात नहीं चलाते रहे? बिल्कुल गिला है। मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं मानसरा से शुरू हुआ हूँ, कराची तक मैंने एहतजाज किए। मैंने प्रेस क्लब एबटाबाद में भी एहतजाज किया है। मैं इस प्रेस क्लब में इस्लामाबाद में भी आया हूँ। मेरे हज़ारा के 18 कबाइल ने कराची प्रेस क्लब पे भी एहतजाज किया है। लेकिन जब भी जो ये लफ्ज़ सामने आता था कि कातिल का बाप चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर है, तो मीडिया हमारी बात नहीं चलाता था। जी। आपने बिरादरी सिस्टम की बात की, आपने कहा कि हर जगह एक बिरादरी है, बस गरीब है जिसकी बिरादरी नहीं होती है। अभी सब लोग आपके साथ खड़े हैं, ये आपकी बिरादरी है, मीडिया भी आपके साथ खड़ा है, मैं भी आपकी बात सुनने के लिए आई हूँ। एज इट इज़ जो बात ये कर रहे हैं नाजरीन, आप तक वही बात जारी, इसमें कुछ एडिट नहीं होगा। ये एक बाप है जो अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रहा है। जी। तो इस तरह है कि ये सब लोग जो आपके साथ खड़े हैं ये आपकी बिरादरी है ना? जी जी, मेरे इलाके के लोग हैं, ये जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले लोग हैं। जी। और बैसियत इंसान और बैसियत मुसलमान, इनका क्या कि पूरे पाकिस्तान के अवाम का हक़ बनता है कि जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, और वो भी ऐसा जुल्म कि इंसाफ की कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स जो इंसाफ की कुर्सी पे बैठ के फ़ैसले करने बैठा है और वो जुल्म करे, वो कत्ल करे, और उसके ख़िलाफ़ फिर आवाम को खड़ा होना चाहिए। अब यहाँ तक जब आप आए हैं तो आपको किसी किस्म के कोई थ्रेट्स तो नहीं मिले? थ्रेट्स तो 2 साल से मिल रहे हैं मुझे। जितने थ्रेट्स मुझे मिले हैं शायद किसी और को मिले तो होते तो वो घर से बाहर भी ना निकलता। लेकिन ये मेरा पक्का ईमान है, मेरा यकीन है कि मेरा जो मौत का एक वक्त है वो मुकर्रर है। जिस दिन मैंने मरना है उस दिन में मरना है, और मैं इस चीज़ से नहीं डरता हूँ। थ्रेट वगैरह ये मेरे जहन में ही नहीं है। बहुत कोशिश की है उन्होंने, मलिक शहजाद के बेटे वजाहत ने, उनके दोस्तों ने। रफ़ाकत भाई साहब, आपके 2 बेटे थे और इनकी वफ़ात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक बेटा है। सोर्स ऑफ इनकम जो आपका है, मैंने जहाँ आपके बारे में पढ़ा, आप शायद हार्ट पेशेंट हैं, आप काम नहीं कर सकते, आप बीमार रहते हैं। तो आपके यही बेटे जिनका कत्ल हुआ 2 साल पहले, यही सारा निज़ाम चलाते थे? जी जी बिल्कुल, यही मेरे घर के वाहिद कफील थे। जी। तो उसके बाद फिर निज़ाम कैसे चलता है? बस अल्लाह पाक चला रहे। जी।
अच्छा, अब आप क्या उम्मीद करते हैं? आप यहाँ तक आए इतनी दूर तक इंसाफ के लिए, आप हौसला ज़ाहिर बात है ख़ुद दिखाएंगे। अगर आप मायूसी का शिकार होंगे तो ज़ाहिर बात है कैसे फिर इस जंग को लड़ेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मायूसी का शिकार नहीं हूँ। मेरा हौसला बुलंद है और 2 साल से मैं इस माफिया के ख़िलाफ़ लड़ रहा हूँ और मैं इंशाअल्लाह जब तक मेरे बच्चे के कातिल गिरफ़्तार नहीं होते मैं हिम्मत हारने वाला भी नहीं हूँ और मैं पीछे हटने वाला भी नहीं हूँ। जी, कल आपने बड़ी मायूसी वाली बातें की ना, आपने कहा कि मैं फिर मर जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, तो आपको हिम्मत ज़ाहिर बात है हौसला खुद करेंगे तो फिर आप उसके लिए इंसाफ लेंगे? नहीं, मेरा हौसला है इंशाअल्लाह। मैं समझ सकती हूँ आपकी तकलीफ़ बहुत बड़ी है। जी, ठीक, हमारे साथ डॉक्टर रक्षंदा भी खड़ी हैं, इंसानी हकूक़ के हवाले से बात करती हैं, कारकुन हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, पहले भी मेरे प्रोग्राम में अक्सर आती रही हैं, लेकिन आज हम जहाँ खड़े हैं बड़ा एक तकलीफ़ दे लम्हा है और इनकी तकलीफ़ को मेरे कैसे लफ्ज़ों में ना मैं बयान कर सकती हूँ ना आप कर सकते हैं, जितने भी लोग खड़े हैं। हाँ, महसूस कर सकते हैं बतौर इंसान। कैसे देख रही हैं 2 साल से बाप मुंतज़िर है इंसाफ के लिए, उस बेटे का जो चला गया, इंसाफ नहीं मिल सका? जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो दिली ताज़ियत रफ़ाकत भाई से। अल्लाह हमारे बच्चे शकील तनोली को अपने जवार रहमत में जगह दे। लेकिन ये एक जिसे कहते हैं ना कि नेचुरल मौत नहीं थी, एक वाक़या है, एक सानिया है जिसमें अदम मसावात नज़र आता है, इंसाफ की धज्जियाँ उड़ती हुई नज़र आती हैं, कातिल का नाम भी नहीं लिया जा सकता। तो उस हवाले से मेरे लिए बात करना नागुज़ीर हो गया था। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर जो है 30-32 सालों से इंसानी हुकूक़, ख़वातीन के हुकूक़, तमाम मज़लूम और महकूम तबक़ात के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाती रही हूँ और हम कई मौक़े पे इस ग्राउंड में जो प्रेस क्लब के सामने हम बात करते रहें। तो आम तौर पे समझा जाता है कि जो इस्लामाबाद में रहने वाली ख़वातीन होती हैं वो एक ख़ास तरह की ख़वातीन या एक ख़ास तरह के मुद्दे पर ही बात करती हैं। तो मेरा आना इसलिए भी ज़रूरी था कि ख़वातीन के हुकूक़ की चैम्पियन होने का मतलब ये नहीं है कि अगर ख़वातीन भी कोई जुर्म करें, गलती करें, क्राइम करें तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। और जुर्म जो है उसकी कोई सिन्फ नहीं होती है, वो हालात और वाक़यात देखने चाहिए। और इक्वालिटी बिफोर लॉ और रूल ऑफ़ लॉ बहुत ही ज़रूरी है। और एक और बात मैं कहूँगी फ़िज़ा कि आप पहली वो या आपका जो चैनल है वो पहला है जिसने मुझसे इस मौजू पर बात की है, वरना हम लोग जो हैं आपको पता है VPN लगा के ट्विटर या एक्स पे जाते हैं तो थोड़ी सी इसके बारे में बात पता चली। ये वायरल नहीं हुआ जैसे आज की सॉरी टू से जो ट्विटर पे जाके बात करते हैं, एक मखसूस टोला वहाँ पे जो गुफ्तगू करता है, उस टोले ने भी इस बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाई उस तरह जैसे उठानी चाहिए थी। जी, इस पे मैं लिखती रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल ये एजाज़ हासिल नहीं है कि मैं नामवर लोगों में शामिल हो सकूँ। उस तरह से मैं काम करने पे यकीन रखती हूँ। तो मैंने लिखा है अंग्रेज़ी उर्दू दोनों ज़बानों में कि देखिए वायरल कौन सी स्टोरीज़ होती हैं, क्यों होती हैं। असल बात यह कि रफ़ाकत भाई जो हैं और हम सब जो हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान के शहरी हैं और हम सब लोग बराबर के शहरी हैं। हमारा नाम चाहे कुछ भी हो, हमारी सिन्फ़ और ज़ात कुछ भी हो, तो कानून तक हमारी जो है रसाई बराबरी की बुनियाद पे होनी चाहिए और कातिल का नाम लेने की जुर्रत बराबरी की बुनियाद पे होनी चाहिए। ये नहीं कि जिसके ख़िलाफ़ अगर हवा चल रही है तो उसका नाम ले लें, उसकी स्टोरी वायरल हो जाए तो वो ठीक है जी। जुर्रत जो होती है, बहादुरी, वो सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए, वो सबके लिए। अगर कानून जिसे कहते हैं ना कि अंधा है या इंसाफ जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। बस मैं यही कहूँगी। फ़ाकत भाई, अभी आप कह रहे थे कि आपकी कोई बिरादरी नहीं है, गरीब की बिरादरी नहीं है, तो ये तो बहन आपके साथ खड़ी हैं, माइक पकड़ के मैं भी खड़ी हूँ, हमारे कैमरामैन भी खड़े हैं, TV पे भी जा रहे हैं, ये सब बिरादरी है। आप सब रफ़ाकत भाई की बिरादरी है? जी जी। आप लोग जोर से बोलें कि आप इनके साथ हैं। जी जी, हम इनके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक बरादरी है, मैं एक तनोली कबीले से मेरा ताल्लुक़ है और अल्लाह न करे कि वो सारी बात आप तकलीफ़ में वो बात कह रहे थे ना, मैं समझ मुझे आवाज़ लगानी पड़े तो इंशाल्लाह मुझे इतनी भी उम्मीद है कि फिर इस्लामाबाद में जगह भी नहीं होगी। लेकिन मैं एक हद तक जो है ना कोशिश करता हूँ कि मैं एक हद के अंदर ही रहूँ। इस प्लेटफॉर्म से चीफ जस्टिस पाकिस्तान से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करूँगा कि चीफ जस्टिस साहब, आप अदलिया के सीनियर चीफ जस्टिस हैं, तो आपके नज़दीक, आपके नीचे, आपकी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए ऐसे जज जो अपने मनसब का, अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको इंसाफ की कुर्सी पे बैठने का कोई हक़ नहीं है। उनको कोई भी हक़ नहीं है कि वो इंसाफ की कुर्सी पे बैठें। और ये नहीं है कि ये एक मेरा मामला है, ये पूरी पाकिस्तान की आवाम का मामला है। अच्छा, आप सब यहाँ पहुँचे हैं, तो अब आप जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा आप यहीं पे रुकेंगे?
जब तक मेरे बच्चे की कातिल को गिरफ़्तार करके अदालत में नहीं पेश किया जाता, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। और मेरा ये मतालबा है मेरे बच्चे के कातिल को फिलफौर गिरफ़्तार किया जाए, और अगर गिरफ़्तार ना किया गया तो हम यहाँ पे अपना धरना जारी रखेंगे। अभी देखिए सर, मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, शायद आंधी भी आ सकती है, तो मौसम की सख्ती हो कुछ भी हो, आप यहाँ कैंप में ही रुकेंगे? जी, कैंप में ही रुकेंगे, हम यहाँ पे ही बैठे रहेंगे। ये लोग आपके साथ ही आए हैं, आपके साथ? जी। मैं ज़रा इनसे बात करना चाहूँगी जो इनके साथ वहाँ से आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम इन भाई के साथ आए हुए, इनके साथ नाइंसाफ़ी हुआ और शकील भाई को कत्ल कर दिया गया, तो हम इनके साथ है। और जब तक ये इधर ही होगा तो हम इनके साथ इधर ही रहेगा। और ये आज इनका मसला है, कल हमारा मसला है, ये सारा मुल्क का मसला है और पूरा पाकिस्तान का मसला है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और इंसाफ बराबरी पे करना चाहिए, अमीर और गरीब के लिए अलग नहीं, क्योंकि ये हमारे भाई हैं। आज इनके साथ ये हादसा पेश हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। तो जब तक ये यहाँ पे खड़े हैं, हम इनके साथ खड़े हैं, इनका काम हमसे जुदा नहीं है। आपके साथ आए? जी, मैं इनके साथ आया हूँ। मैं कह रहा हूँ कि शकील भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि ये कल हमारे साथ भी हो सकता है। अमीर गरीब दोनों के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। ये तो नहीं कि गरीब के लिए अलग होना चाहिए और अमीर के लिए अलग होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि शकील भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, आपके लास्ट कमेंट्स में चाहूँगी, अदल की जंजीर को हिलाया है इन्होंने, इंसाफ के मुंतज़िर हैं, यहाँ रुकना चाहते हैं तब तक जब तक बेटे को इंसाफ नहीं मिलेगा। बेटा तो दुनिया से चला गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन एक बाप जो कि इंसाफ के लिए यहाँ पे खड़ा है, और ये मौसम भी आपके सामने है, मुझे लग रहा है बारिश भी हो सकती है रात को, कह रहे मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। फ़िज़ा, ऐसा है कि आप मुझसे कुछ जवाबात चाह रही हैं और मैं कुछ सवालात छोड़कर जाना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं एक माँ भी हूँ। और मैं ये देख रही थी अपने तमाम बेटों और भाइयों की तरफ, और इस प्लेकार्ड को अगर आपका कैमरा दिखा सके कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। इंसाफ में ताख़ीर का क्या मतलब है कि इंसाफ नहीं होगा, नहीं दिया, तरदीद कर रहे हैं, तज़लील कर रहे हैं आप इस पूरे निज़ाम की, अगर कोई है निज़ाम। और मेरा सवाल ये है फ़िज़ा, आपकी आवाज़ से बहुत मिलियंस तक पहुँचेगा, शायद कोई सुनवाई कहीं पे हो जाए, कि एलीट्स किधर हैं? इस्लामाबाद के एलीट्स किधर हैं? बहुत साल पहले की बात है कि एलीट्स निकले थे इसी इदारे की तौक़ीर के लिए, सब निकले थे। किधर हैं वो लोग? आप लोगों के साथ हैं या मुद्दे के साथ होते हैं? ये गरीब लोग हैं, तो आपको लग रहा है कि आपकी स्टोरी जो है वो शायद किसी मेडल या इनाम के लिए शॉर्टलिस्ट भी नहीं हो सकेगी। यही बात होगी ना? सॉरी, मैं ये नज़र आ रहा है कि मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती, मगर मैंने थोड़ा सा अपने मिजाज से हट के पहली दफ़ा शायद ज़िंदगी में प्रोवोकिंग बात करने की एक छोटी सी कोशिश की है। देखिए, ये जो आह होती है ना, ये अर्श को हिला देती है। डरें उस वक्त से। ये पाकिस्तान एलीट्स का नहीं है, ये हम सब का है। मेरा भी है, आपका भी है, मेरे इस भाई और बेटे का भी है। यहाँ पे कैमरा, मुझे नहीं पता कि इस फ्रेम में क्या क्या कुछ नज़र आ रहा होगा, क्या क्या दिखाया जा रहा होगा, मगर आप मेरे इन भाइयों, मैं पाकिस्तान से मुखातिब हूँ, जो लोग बोल चैनल के थ्रू हमें देखेंगे, आप इनके लिबास देखें, इनकी चप्पलें देखें, इनके चेहरे देखें। ये मज़दूर लोग होंगे, ये उजरत पे काम करते होंगे, ये छोटी नौकरियां करते होंगे, ये डेली वेजेस पे काम करते होंगे, शायद ऐसी जगह काम करते होंगे जहां काम करने का मुआवजा भी पूरा नहीं दिया जाता होगा। ये आए हैं शकील तनोली मकतूल के लिए। वेयर इज़ द एलीट क्लास ऑफ इस्लामाबाद? सूडो इंटेलेक्चुअल्स भी हम कह सकते हैं, जो भी कह लें, हम किसी पे क्या तबसरा करें। मसला यही है कि इंसाफ होगा तो ये मुल्क जो है रहेगा और तरक्की करेगा। और मेरे साथ एक ऐसा बाप खड़ा है, बाप होता है, औलाद के जाने का दुख एक जैसा ही होता है, चाहे वो किसी अमीर का बच्चा जाए या किसी गरीब का बच्चा जाए। भाई, इस प्लेटफॉर्म से आप आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे? फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मेरा आखिरी पैगाम ये है कि मेरे बच्चे के कातिलों को फिलफौर गिरफ़्तार किया जाए और उनको, मेरे बच्चे के कातिल की जो भी चालान रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। बसूरत दीगर हमें मजबूर ना किया जाए कि हम इससे आगे कोई कदम उठाएं। बहुत शुक्रिया।
वेलकम बैक नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पर बड़ा फैसला सुना दिया। अहम बात यह है कि मनपसंद फैसला ना आने से पीटीआई की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। मुखालिफिन के बकौल इस फैसले से पहले पीटीआई की जो सहूलत कारी की जा रही थी, आज के फैसले ने इस पर कारी ज़रब लगा दी है। लाहौर हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाने, इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट लेकर गया, जिसकी चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। समाअत के आगाज़ में ही तहरीक इंसाफ के वकील नियाजुल्लाह नियाजी ने बेंच में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की शमूलियत पर एतराज़ उठा दिया और कहा कि उनके वकील का एतराज़ है कि चीफ जस्टिस बेंच का हिस्सा ना हो। चीफ जस्टिस ने एतराज़ मुस्तरद करते हुए कहा कि यही बेंच समाअत करेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका एतराज़ सुन लिया है, तशरीफ रखें। ये इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस के दरमियान मामला है, किसी प्राइवेट शख्स को इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा से कहा कि अदालत ने आपसे पहली समाअत पर पूछ लिया था कि कोई एतराज़ है, क्या आपने कोई एतराज़ किया था, तब आपने जवाब दिया था कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। इस पर सलमान अकरम राजा ने जवाब ये दिया कि मुझे आज भी चीफ जस्टिस पर कोई एतराज़ नहीं है। नाज़रीन, अब मुझे ये समझ नहीं आती है कि सलमान अकरम राजा पीटीआई के सीनियर रहनुमा और वकील हैं, जब उन्हें एतराज़ नहीं तो फिर नियाजुल्लाह नियाजी ने एतराज़ आखिर क्यों किया? क्या इसका मकसद सिर्फ फैसले को मुतनाज़ बनाना था, जजिस को मुतनाज़ बनाना था, या फिर कोई और भी बड़े मकासद हो सकते हैं इसके पीछे? समाअत के दौरान अगर मैं बात करूं, चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा कि आपको कितने ट्रिब्यूनल्स चाहिए। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब ये दिया कि उन्हें 9 जजेस चाहिए और उन्हें मुशावरत पर कोई एतराज़ नहीं है। अलबत्ता डिक्टेशन और मुशावरत में फ़र्क और तवाज़ुन होना चाहिए। इस पर जो जस्टिस अकील अब्बासी साहब हैं, उन्होंने पूछा कि तवाज़ुन से क्या मुराद है, यानी 2 जज इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी के और 2 हाई कोर्ट की मर्ज़ी के। वकील इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा की कि हम मुशावरत की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल होना चाहिए। बामायनी मुशावरत के लिए हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल होना जरूरी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच का 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल का क्याम का जो फैसला है और इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का जो नोटिफिकेशन है, वो दोनों मुअत्तल कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हलफ के बाद इलेक्शन कमिश्नर से बामायनी मुशावरत करें, और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क्याम के नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए कहा है कि नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के बाद ही मुशावरत का जो अमल है वो मुमकिन होगा, और जैसे ही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तकर्रुरी का अमल मुकम्मल हो, इलेक्शन कमीशन फौरी मुशावरत करे। अच्छा, मैं ये ज़रा आपको बता दूं कि तनाज़ा शुरू कैसे हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट्स को ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लिए ख़त लिखे और लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से 2 जजेस के नाम आए और ट्रिब्यूनल तश्कील पा गए। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने 4 अप्रैल को मजीद 6 जजेस ट्रिब्यूनल्स के लिए नाम जो थे वो नामजद कर दिए। अच्छा, फिर मजीद जो नामजदगी हैं उससे तनाज़े का आगाज़ हो गया। अब देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की तब्दीली है और इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद ये जो मामला है ये किस करवट बैठ। समझने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं माहिर कानून हाफिज़ एहसान अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और शुएब शाहीन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुएब साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा मैं हाफिज़ साहब से समझना चाहूँगी। पहले हाफिज़ साहब, जो लोग कानून को अच्छे तरीके से नहीं समझते उनको ज़रा आसान अल्फाज में समझा दें, ये सब हुआ क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन एक्ट 2017 और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बड़ा वाज़े है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रल प्रोसेस किस तरह होगा, और उसके बाद ये है कि अगर इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल होता है तो उसके बाद अगर किसी को ग्रीवेंस है या पटिशन्स कोई फाइल करनी है तो उनका प्रोसेस जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के नीचे आएगा, किस लॉ के अंदर आएगा। अब हमारे मुल्क के अंदर 8 फरवरी को इलेक्शन हुए। उस इलेक्शन के बाद जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो था, जो अगला स्टेप ये था कि वो ग्रीवेंसेस को सुनने के लिए जो इलेक्शन लॉ के अंदर जो हमारी पटिशन्स है सेक्शन 140 जो है उसके 41 उसके मुताबिक जो है वो ट्रिब्यूनल्स को अपॉइंट करे। अब उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये था कि उसके लिए आपने जो अपॉइंट करने हैं ट्रिब्यूनल, वो सेक्शन 140 जो है उसके अंदर बड़ा वाज़ेह इस चीज़ के अंदर कि किन टीयर्स के ऊपर जाके उसको करना है। एक वो है कि जो आपने हाई कोर्ट के सर्विंग जजेस लगाने हैं तो उसके लिए आपको कंसल्टेशन चाहिए विद द कंसर्न चीफ जस्टिस, और अगर आपने दूसरा ऑप्शन जो लोकल गवर्नमेंट के लिए है तो आप रिटायर्ड सेशन जज लगा सकते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेक्शन 140 के अंदर लेटर लिखा तमाम हाई कोर्ट्स को, और उन हाई कोर्ट्स ने अपने जजेस को नॉमिनेट किया उस प्रोसेस के अंदर, और डेफिनेटली एक कंसल्टेशन आई होगी, और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 2 जजेस को नामजद किया गया जो 20 फरवरी है। उसके बाद दोबारा जो है, चूँकि पंजाब के अंदर पटिशन ज़्यादा थी, उसके अंदर उन्होंने और जजेस की रिक्वेस्ट की। अब ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके साथ जो चीफ जस्टिस हैं
उनकी कंसल्टेशन जो है वो किस हद तक इम्पॉर्टेंट है, ये है वो सवाल। और उस सवाल के अंदर क्लियरली इस चीज़ के अंदर लिखा है कि वो कंसल्टेशन जो है वो मीनिंगफुल होगी। और उसके बाद ये है कि उन ट्रिब्यूनल्स की जो जुरिस्डिक्शन है वो भी आपका जो है वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, नॉट बाय द हाई कोर्ट। और इस प्रोसेस के लिए यही फार्मूला लाहौर हाई कोर्ट के साथ साथ जब सिंध हाई कोर्ट में गया, बलूचिस्तान में गया और जो आपका कराची है वहाँ के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। शुएब शाहीन साहब, इस बड़े फैसले को आप कैसे देखते हैं? मैं इसको दुरुस्त फैसला नहीं समझता था। ये नाइंसाफ़ी पे मबनी फैसला है। उसकी वजह यह है कि देखें, कंसल्टेशन का इशू ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुका है अल जिहाद ट्रस्ट केस में। दूसरा फैसला आया था शेख रियाजुल हक की जजमेंट में, वो है PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट पेज 501। उसमें जो भी इदारा, जो भी कोई ट्रिब्यूनल वो जुडिशल फंक्शंस करता है विदाउट कंसल्टेशन किसी की भी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। आपने देखा है। अच्छा मुझे ये बता दें, अगर इनकी बदनीयती नहीं है इलेक्शन कमीशन की, तो इस्लामाबाद के जो जज साहब इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर हुए हैं, जस्टिस जहांगीरी साहब, उनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर किसी को तो कोई एतराज़ नहीं था। इलेक्शन कमीशन विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो नोटिफाई हो गए, उसने फंक्शन शुरू कर दी, काम शुरू कर दिया। वन फाइन मॉर्निंग जनाब उठते हैं जो कठपुतली MNAs बनाए गए हैं, जो 50-55 हज़ार की लीड से आ रहे हुए हैं, वो उठते हैं जाकर के एक एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र देते हैं और इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफ़र कर देता है विदाउट सेंडिंग एनी रीजन। उसके अंदर 2 रीजन होती हैं, लीगल रीजन। आज भी जो जस्टिस काजी फाइज साहब के पास अगर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आया है तो उस ऑब्जेक्शन को उनको डिसाइड करना चाहिए था, उनकी रीजनिंग पूछनी चाहिए थी कि जी आप अगर हमारे ऊपर एतराज़ कर रहे हैं तो उसकी, देखें कोई भी शख्स किसी जज के ऊपर 2 लीगल रीजंस होती हैं जिसके ऊपर एतराज़ कर सकता है। जी आप रिक्यूज कर दें, आप इस बेंच पे ना बैठें, फैसला उसी जज ने करना होता है। उसमें एक है बायस, एक है आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर ये 2 चीज़ों में से कोई एक चीज़ सब्सटेंशिएट कर दे कोई भी शख्स, कोई भी पिटिशनर, तो जज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं शुएब साहब। शुएब भाई, जो आप जिस रेफरेंस इस्लामाबाद के अंदर कर रहे हैं वो तो आज सुप्रीम कोर्ट में मैटर ही नहीं था। और वो तो देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया है। हाफिज साहब मेरी बात मुकम्मल होने दें, आप इंटरप्ट ना करें, मैं आपको उसको वाज़ेह कर रहा हूँ। देखें, जो बात मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक आस्पेक्ट है, इसलिए कि हमारे केसेस भी उठा करके एक रिटायर्ड जज को लगा दिए गए, भेज दिए गए और बगैर किसी वजह के। और यहाँ जो लीगल ग्राउंड्स थे, आज जो काजी फाइसा साहब के ऊपर एतराज़ आया कि आप के ऊपर मिसट्रस्ट है, नो कॉन्फिडेंस है हमारे क्लाइंट का, तो जज साहब का ये फ़र्ज़ था, चीफ जस्टिस साहब पूछते अच्छा जी मुझे रीजंस दें, मेरे पास अगर राइटिंग में कोई एप्लीकेशन देनी है वो दें, मैं आपसे उन रीजंस के ऊपर मुत्तफ़िक़ हूँ या नहीं हूँ उस पर फैसला करते हैं। और सबसे पहले जब आप किसी के ऊपर नो कॉन्फिडेंस करते हैं तो अच्छा चलिए शुएब साहब ये बता दें, आपको इससे फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? देखिए, फ़ायदा नुकसान की कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन एक नुकसान है कि ये ट्रायल डिले हो गया। जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने फंक्शनिंग शुरू कर दी थी लाहौर हाई कोर्ट में, जो जजेस साहिबान जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मेंबर बने, वो काम कर रहे थे, वो जवाब ले रहे थे, उसको आगे प्रोसीड कर रहे थे, तो डिले नुकसान ही होता है ना, ये नुकसान हुआ है, डिले हो गया है, बस उस हद तक। 2 जजेस तो काम कर रहे हैं, मतलब जो ऑलरेडी थे, जिनकी जुरिस्डिक्शन का था, वो एक इशू था चूँकि अगर 200-250 केस हैं, 200 केस हैं, क्या पंजाब में 2 केस ट्रिब्यूनल सफिशिएंट तो नहीं है ना उन केसेस पर डिसाइड करने के? नेशनली 7 या 6 या 8 या 9 और जजेस चाहिए। अब उसके लिए जिन लोगों ने फंक्शनिंग शुरू कर दी थी नए 6 जजेस ने, अब अगर वो काम रुक जाएगा ना उन 6 जजेस की हद तक, और वो रुक जाएगा तो महीना लगता है, 6 महीने लगते हैं, 2 महीने लगते हैं, वो तो फिर जब दूसरे जज साहबान के पास जाएगा फिर वहीं से वो शुरू करेंगे। दैट इज, मैं उस तरफ तवज्जो दे रहा था, बाकी कोई ऐसी बात नहीं। जी हाफिज साहब। नहीं, देखें बात यह है कि लॉ के अंदर डॉक्टर साहब बड़ा क्लियर लिखा है कि 180 दिन के अंदर जो है इन केसेस का फैसला होना चाहिए, बड़ा इसके अंदर है। अब दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि क्या हमारी हाई कोर्ट्स ने हर मामले के अंदर इंटरवीन करना है? अब आप जिस चीज़ की एग्जांपल 2 जजमेंट्स का दिया गया है, एक वो 96 का जिहाद ट्रस्ट का है,
वो था जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की, जो आपकी आर्टिकल 175 के नीचे थी। ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, ये हाई कोर्ट के मतहत नहीं है। इनका कोई भी ऑर्डर आप कहते हैं तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाता है। और दूसरा ये है कि अगर इसकी कोई भी प्रोविजन जो है वो ऐसी है जो आर्टिकल 175 की है, तो वो अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आएगी। अब वो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है, 2017 का लॉ है, और पीटीआई खुद उसकी सिग्नेटरी है कि जिसके अंदर अगर ये चीज़ उस वक्त होती तो क्या जिहाद ट्रस्ट के होते हुए या इजहारुल हक वाला आपका सर्विस ट्रिब्यूनल वाले मैटर्स थे जो डायरेक्टली आपके जो है जिनकी अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाती है और वो इंडिपेंडेंट तौर पे काम करते हैं। अब इसके अंदर देखें ना कि ये है कि क्या है कि जी अपॉइंटमेंट किसने करनी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस। अगला स्टेप क्या है, जब वो कंसल्टेशन हो जाती है नोटिफाई किसने करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। अगर उसके अंदर ये है कि अगर कल को और ज़रूरत पड़ जाती है, जिस तरह इन्होंने भी कहा कि एप्लीकेशन या पटिशन ज़्यादा है, वो इन्हांसमेंट के लिए भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये है कि इलेक्शन कमीशन किसी एक से दूसरे को विड्रॉ भी कर सकता है, जो अभी उन्होंने विड्रॉ की, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनके केसेस की हद तक उसे सस्पेंड कर दिया, पावर मौजूद है। तीसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि अगर वो किसी जगह समझते हैं कि एक जज को एडिशनल काम देना चाहिए या जिसके पास चल रही है वो रेगुलर कर रहा है, तो वो हाई कोर्ट के अंदर 153 के नीचे जो सेक्शन है उसके अंदर चीफ जस्टिस साहब को कह सकते हैं कि जब जी चीफ साहब आप इनके पास एक्सक्लूसिव रहने दें। तो मैं ये समझता हूँ कि ब्रॉड एस्पेक्ट्स के अंदर अगर आज देखा जाए तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ चीज़ समझना चाह रही हूँ मैं, ज़रा ये शोएब साहब से भी फिर आपकी तरफ लेकर आती हूँ कि जो मुकालमा हुआ था सलमान अकरम राजा और चीफ जस्टिस के दरमियान शोएब शाहीन साहब, उन्होंने पूछा कि आपसे पहली दफ़ा पूछ लिया गया था कि कोई एतराज़, तो उन्होंने कहा कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने कहा मुझे अभी भी एतराज़ नहीं है। जब उनको एतराज़ नहीं है तो फिर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने जो एतराज़ उठाया उसकी क्या वजह हो सकती है? उसके हवाले से भी लोग बात कर रहे हैं कि पता नहीं क्या मकसद था। देखिए एक बात पहले हाफिज साहब की बात का जवाब, मैं आपका कमेंट भी लूंगी। जी 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 हाफिज साहब जो फरमा रहे हैं वो अल जिहाद ट्रस्ट के हवाले से हाई कोर्ट के जजेस का इशू इन्वॉल्व था, लेकिन जिस जजमेंट का PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट की मैं शेख रियाजुल हक की जजमेंट की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर सर्विस ट्राइब्यूनल्स जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स कहलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो ट्राइब्यूनल हैं, जो भी इदारा खा वो ट्राइब्यूनल भी है, जब जुडिशल फंक्शंस करता है तो उसके लिए कंसल्टेशन मस्ट है। बिल्कुल अगर बेशक लॉ में नहीं भी लिखा हुआ तो लॉ विल बी डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल अंटिल एंड अनलेस के अंदर लॉ में तब्दीली करें, और अगर कोई विदाउट कंसल्टेशन लगेगा दैट विल बी ट्रीटेड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स हैं, इत्तेफाक से मैं ही उस केस में पेश हुआ था। बात यह है कि ये ट्राइब्यूनल जुडिशल फंक्शंस काम कर रहे हैं, लिहाजा कंसल्टेशन मस्ट है। और अच्छा मैं ये कहता हूँ कि जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस उसमें नाम दे देता है, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक मिनट, इलेक्शन कमीशन नोटिफाई नहीं करता। अच्छा सुने, इलेक्शन कमीशन नोटिफाई नहीं करता, क्या करेंगे कि हाई कोर्ट पे रेट होगी ना, और रेट होने के बाद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ऑर्डर आ गया, वो नोटिफाई नहीं करता। दो बातें हैं, या वो नोटिफाई कराएंगे, उनको कंटेम्प्ट में जेल भेजेंगे, या उनको परमिशन दे देंगे कि जी आप। दूसरी बात ये बता दूं कि जो आपने कहा सलमान अकरम राजा के हवाले से, देखें कोई एक पटिशनर तो है नहीं, सलमान अकरम राजा इज वन ऑफ द पटिशनर, अगर उनको एतराज़ नहीं है, और उसके अंदर जो बाकी लोग पटिशनर बने हैं या एप्लीकेंट बने हैं, उनकी हद तक अगर उनका कोई भी पटिशनर है, वन ऑफ द पटिशनर अगर एतराज़ भी करता है, 100 बंदा है, अगर एक बंदे को भी एतराज़ है, उसका एतराज़ सुनना चाहिए, सुन के आप फैसला करें। फिर भी अगर आप ये समझते हैं कि नहीं ये जो ऑब्जेक्शंस हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, तो फिर आप रीजनिंग देंगे ना, और उन रीजनिंग को बुनियाद बनाकर उनको ऑर्डर पास करेंगे, दैट विल बी अगेन चैलेंजेबल, लेकिन आपने रीजनिंग सुनी नहीं है, आपने बगैर सुने आपने उनकी उन ऑब्जेक्शंस को टर्न डाउन कर दिया है विदाउट राइटिंग ए सिंगल ऑर्डर या सिंगल सेंटेंस, तो वो नामुनासिब है। अच्छा एक डॉक्टर साहब बात की है कि ये जो मामला था ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लाहौर है उनके दरमियान था, इसका तीसरे बंदे से कोई ताल्लुक ही नहीं था, और उसके अंदर कोई इशू भी आता या कोई चीज़ आती थी तो उन दोनों इंस्टीट्यूशन ने उसको रिजॉल्व करना था। उसके अंदर चीफ जस्टिस ने भी प्रेम्प्ट किया, जहाँ शोएब साहब कहते हैं कि मस्ट कंसल्टेशन, तो फिर मस्ट अगर कंसल्टेशन है तो अगर वो कंसल्टेशन होती तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्या ज़रूरत पेश आ गई थी कि वो ये कहते कि हमारी कंसल्टेशन नहीं है, एक चीज़। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि जब से आपके मुल्क के अंदर जो कासिम सूरी वाला केस आया है उस वक़्त से लेके आज तक, चाहे ये पॉलिटिकल पार्टी या कोई और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, हर दफ़ा बेंच की कॉम्पोजिशन के ऊपर भी और बेंच की हेयरिंग पे भी एतराज़ हुआ है कि जी फलाना बैठे फलाना बैठे फलाना बैठे। तो क्या आज तक वो सारे जो जजेस थे
या वो सारे जो चीफ जस्टिस जो इस प्रोसेस के अंदर पहले एक आए उन्होंने अपने आप को उन बेंचेस से अलहदा किया? तो क्या वो चीज़ ऐसी ग्राउंड थी या कोई आप प्रोसीडिंग के दौरान कह दें कि नहीं जी मुझे आप पे एतराज़ है, आप इस केस को सुने ही ना? ओ भाई, एतराज़ की कोई वजह होती। आप अगर सिविल जज के ऊपर भी एतराज़ को करते हैं तो उसके लिए भी आपका रिटर्न आप देते हैं और आप मुल्क के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश हैं, आप रोस्ट्रम पे आते हैं। हमारे दोस्त हैं नियाजुल्लाह नियाजी साहब, आप उधर आते हैं और आप देखें कि दोनों एक हैं। सलमान अकरम राजा साहब भी हमारे दोस्त हैं, वो भी पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो पीटीआई बैक कैंडिडेट को कर रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि एतमाद है, दूसरी तरफ वो कहते नहीं। तो मेरा ख्याल ये है कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और लीगल स्ट्रेटजी के अंदर हमें फर्क रखना चाहिए। एक मिनट बात जी शुएब साहब, देखें, पहली बात तो ये है कि जब एतराज़ आप सुनने के बाद आप कहें जी मैं ये एतराज़ आपके तस्लीम नहीं करता, ये इल फाउंडेड है, ये गलत हैं, मिसकंसीव्ड हैं, आपका फैसला हर कोई मानेगा। लेकिन आप एतराज़ात रिटर्न उन्होंने दिया था कि आप ना सुने ना, एतराज़ात आप वर्बल भी कर सकते हैं, एतराज़ात रिटर्न में भी दे सकते हैं। वो कह देते हैं राइटिंग में आप एतराज़ात जमा करा दें, मैं उस पर फैसला करूंगा। देखें, आपका कोई भी एक पटिशनर का वकील खड़ा होकर कहता है जी मुझे आप पे एतराज़ है, आप उसको कहें जी क्या एतराज़ है। अच्छा, राइटिंग में देना चाहते हैं आप राइटिंग में ले आएँ, अगर आपने वर्बल बताना है आप बताएं, नोट कराएं, 1 2 3 4 रीजंस लिखाएं, मैं अभी उसका जवाब देता हूं। हो सकता है उससे वो कन्विंस हो जाते हैं। आपको याद होगा कि काजी साहब ने खुद एतराज़ किया था इसी बेंच के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के, जब इनका ज़ाती केस चल रहा था। उन्होंने कहा था कि जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब इसमें ना बैठें, क्योंकि अगर काजी वाइसा साहब निकल जाएंगे तो उसमें इन दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को फ़ायदा होगा। हुआ ये कि जज साहिबान ने बैठे, उन्होंने कहा आपके एतराज़ात दुरुस्त नहीं हैं, मगर हम आपके इस एतराज़ के बाद अज खुद अपने आप को बेंच से अलग करते हैं। तो एक बात, पिछले साल नहीं सुने, पिछले साल जस्टिस बंदियाल पे एतराज़ आया एक केस में, मैं उसमें वकील था, ज़ाबित ज़ुबैरी वाले केस में। उन्होंने कहा जी लाएं आप राइटिंग में ऑब्जेक्शन दें। राइटिंग में ऑब्जेक्शन आए, फॉर एंड अगेंस्ट वो सुने गए और वो रिपोर्टेड जजमेंट है आबिद ज़ुबैरी की PLD 2023 सुप्रीम कोर्ट, और उसके अंदर उन्होंने वो रीजंस दिए हैं कि आपके जो एतराज़ात हैं वो बदनीयती पे मबनी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, उसकी ये रीजंस हैं। उन्होंने उसको उस एप्लीकेशन को टर्न डाउन किया विद दी सब्जेक्ट विद दी सर्टेन रीजंस। अब जस्टिस बाबर सत्तार पे एतराज़ आया, ISI ने, MI ने, इन लोगों ने किया, उसने कहा ये लाएं एतराज़ात। अच्छा सुने ना, उस पे एतराज़ात जब आए उन्होंने सुनने के बाद उसने डिटेल रीजंस के साथ एक ऑर्डर पास किया कि नहीं जी आपके एतराज़ात दुरुस्त नहीं है और उसकी ये वजह है, बल्कि उनके ऊपर जुर्माना भी किया। आप एतराज़ात लें, आप एक्सेप्ट करें, एडमिट करें या रिजेक्ट करें, ये प्रेरोगेटिव ऑफ द कोर्ट है, मगर ये कहना कि आपके एतराज़ात को सुनेंगे ही नहीं क्योंकि वन ऑफ द पटिशनर ने या वन ऑफ द रिस्पोंडेंट ने ये कह दिया कि मुझे आपके एतराज़ नहीं है, और 99 बंदों ने या 2 बंदों ने या 5 बंदों ने उनके ऊपर भी हम फैसला इम्पोज कर देंगे, वो मुनासिब नहीं है। मुनासिब ये होता है वो कहते हैं जी आप राइटिंग में दें, हम आपकी एप्लीकेशन को देखेंगे, उसको एंटरटेन करेंगे और उसके ऊपर हम बहस सुनने के बाद फैसला करेंगे। दैट शुड हैव बीन द वैलिड ऑर्डर। लेकिन सुने बगैर आप कहते हैं जी आपकी बात सुन ली आप जाएं बैठ जाएं, तो ये आर्बिट्रेरी डिसीजन कहलाता है, ये लॉफुल या जस्टिस पे मबनी डिसीजन कहलाता है। अब इस केस के अंदर सलमान अकरम राजा साहब पटिशनर से, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिस्पोंडेंट था और हाई कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, ठीक है। उस फैसले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया। अब बाकी के जो बंदे आए थे वो आए थे इम्प्लीडमेंट ऑफ पार्टीज के, नीचे रिस्पोंडेंट भी नहीं थे। अब इसी चीफ जस्टिस ने उन्हें अलाउ किया कि आप इसमें पार्टी बन जाएं। हाँ। और भाई जब आपने एप्लीकेशन दी थी और आप सामने बैठा हुआ एक चीफ जस्टिस जो है और उसने आपको अलाउ कर दिया, तो आप उस वक्त कह देते कि भाई साहब, आप चीफ जस्टिस साहब, आप मेरी एप्लीकेशन को अलाउ ना करें, आप पहले साइड पे हो ना। जब आपकी एप्लीकेशन इसी बेंच ने जो है वो आपको अलाउड की और आपको कहा कि जी आप सुन लें, हालांकि जनरली ये है कि इस तरह के केसेस के अंदर जो है अलाउ नहीं किया जाता जितनी देर तक आपकी सब्सटेंशियल वजह ना हो। उसी बेंच ने आपको अलाउड किया, उसी चीफ जस्टिस ने आपको अलाउड किया, और आज जब उसकी प्रोसीडिंग का सेकंड फेज आया तो आपने कहा कि नहीं जी चीफ साहब आप उससे अलहदा हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर ये है कि थोड़ा सा हमारे जो सारा इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन्हें थोड़ा सा इसके अंदर देखना चाहिए। अल्टीमेट डॉक्टर साहब हमारे पास ऑप्शन क्या है
क्या हमारे पास चीफ जस्टिस के अलावा कोई ऑप्शन है कि उनके अलावा कोई चीफ आ जाएंगे? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलावा कोई ऑप्शन है कि उसके अलावा चीफ जस्टिस आ जाएंगे? तो हर मामले के अंदर ये कह देना कि वो ना सुने, ये भी बात मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं। शुएब साहब आखिरी 2 मिनट जरा जल्दी से। डॉक्टर फिजा, पहली बात तो ये है जी प्लीज, तमाम वो लोग जो पटिशनर है बिफोर द इलेक्शन ट्रिब्यूनल, डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स में, वो डायरेक्टली एग्रीड होंगे। किसी के खिलाफ एडवर्स पास नहीं हो सकता जब तक उसको सुन ना लिया जाए। इसलिए ये कहना कि उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है और वो पार्टी बन गए हैं, जब तक वो पार्टी ना बन जाए तब तक वो कोई एतराज़ करने के काबिल नहीं होते। वो पार्टी बन चुके हैं, लिहाजा वो नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी बन गए हैं। जब वो पार्टी बन गए हैं तो उनमें से 1, 2, 10, 20, 50 खड़े होकर उनको पूरा राइट है ये कहना कि जनाब हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है और आप इस केस से अलग हो जाएं, विद रीजंस दें। मैं लेकिन कहना जो ये चाह रहा हूँ कि अगर वो रीजंस जस्टिफाई कर सकते तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते, तो ना कर पाते तो आप उसको डिसमिस कर देते। मैंने कहा रीजंस रिटर्न दे देते ना कि सर ये रीजंस है, मेरी एप्लीकेशन को टेकअप कर ले। अगर रिटर्न रीजन आ जाती तो रिटर्न ऑर्डर भी आ जाता। आज करना ये पटिशनर का सिग्नल्स मेरे ख्याल से डाउन हो रहे हैं थोड़े। जी जी, लेकिन डॉक्टर साहब बुनियादी तौर पे मैं इस पे ये कहूँगा कि हमारी अदालतों को इतना कंट्रोवर्शियल या हमारे चीफ जस्टिस को कंट्रोवर्शियल ना करें कि उसका एक जो पब्लिक कॉन्फिडेंस इंस्टीट्यूशंस का है उसके अंदर जो है शेक्स किस्म के आए। एक मामला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उनके दरमियान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप जाएं, बैठें, बात करें और उसके अंदर रिजॉल्व करें, ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को पॉलिटिकली मेरा ख्याल लेके चलना जो है वो पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के लिए और इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मुनासिब ठीक है जी। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान साहब आपका भी, शुएब शाहीन साहब आपका भी, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।